हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 13 अप्रैल का फर्स्ट एडिटोरियल और हमेशा की तरह देख लेते हैं कि कौन कौन से नए शब्द आज आप सीखेंगे। पहला दे रखा है किक ऑफ, जो कि ऑब्वियसली एक फ्रेजल वर्ब है क्योंकि साथ में एक प्रेपोजिशन जुड़ा हुआ है। क्योंकि वर्ब के साथ जब प्रेपोजिशन जुड़ता है तो उसे आप क्या नाम देते हैं? फ्रेजल वर्ब। तो इसे फ्रेजल वर्ब कहा जाएगा। इसका मतलब है बिगिन या स्टार्ट, शुरुआत करने को बोलते हैं क्या? किक ऑफ। दूसरा शब्द है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम एक नाउन है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब स्कोप होगा या फिर रेंज कह सकते हो, या फिर आप इसे एम्बिट कह सकते हो, दायरा कहा जा सकता है, दायरा, क्षेत्र। ठीक है। थर्ड है अंडरस्कोर। ये काफ़ी बार आ चुका है, पहले भी हमने डिस्कस किया है। वर्ब है। इसका मतलब है एम्फेसाइज, मीन्स किसी चीज़ पर जोर देना, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं? आप इसे अंडरलाइन भी कह सकते हैं। किसी भी चीज़ पर जोर डालने को, स्ट्रेस डालने को, एम्फेसाइज करने को क्या कहा जाएगा? अंडरस्कोर। कभी आप कीबोर्ड देखते हैं कंप्यूटर का तो उसमें अंडरस्कोर एक बटन होता है ना? तो वो अंडरलाइन कर देते हैं हम उस चीज़ को, जैसे आपने अंडरलाइन कर दिया इस चीज़ को। इसका मतलब आप इसको हाईलाइट करना चाहते हैं, इस बात पर जोर डालना चाहते हैं। नेक्स्ट है मार्क्ड। मार्क्ड एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है ऑब्वियस, या फिर आप इसे कहेंगे क्लियर, या फिर आप इसे कहेंगे डिस्टिंक्ट। मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं मार्क्ड। विस्टिट्यूड्स नाउन है और एक खास बात यह है कि यहां पे आपको लास्ट में एस मिलेगा, मींस प्लूरल फॉर्म में ही ये नाउन यूज की जाती है। उतार चढ़ाव को बोलते हैं, चेंजेस को बोलते हैं। तो चेंजेस कह सकते हैं या फिर अनएक्सपेक्टेड डिफिकल्टीज कह सकते हैं। मतलब जिंदगी में कुछ अनपेक्षित मुश्किलें आती हैं जो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि ऐसी मुश्किल भी आ सकती है, तो उसको बोलते हैं क्या? ये स्पेलिंग गलत होगी। डिफिकल्टीज, अनएक्सपेक्टेड डिफिकल्टीज या विस्टिट्यूड्स। डिफिकल्टीज CUL है, CULTIES। नेक्स्ट है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट एक नाउन है। MENT जो एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? नाउन। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ बाइंग, मतलब खरीद को बोलते हैं। तो प्रोसेस ऑफ बाइंग, खरीदारी। और ये खरीद जनरली किस चीज की होती है? बाइंग ऑफ इक्विपमेंट कह सकते हो, या कोई भी चीज कह दीजिए। फॉर गवर्नमेंट और अ कंपनी, किसी कंपनी के लिए खरीद है, किस सरकार के लिए खरीद है कोई चीज की, उसको बोलते हैं क्या? प्रोक्योरमेंट। और एक शब्द है वेवर। वेवर नाउन है। ये छूट को बोलते हैं। एक प्रकार से अगर एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें आपसे ये कहा गया है कि आपको पे नहीं करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, आपको ये रूल मानने की आवश्यकता नहीं है, तो उसको वेवर बोलेंगे। तो अग्रीमेंट अंडर विच you do not have to pay और ओबे। ठीक है। तो आपको पे नहीं करना पड़े, ओबे नहीं करना पड़े, उसके लिए क्या कहा जाएगा? वेवर। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आज का एडिटोरियल है, उसको स्टार्ट करते हैं। इन द शेडो ऑफ वॉर। इन मतलब में, शेडो का मतलब छाया, परछाई, वॉर का मतलब युद्ध। युद्ध कौन सा है? यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध हो रहा है उसकी बात है। तो उसकी छाया में या उस युद्ध के दौरान क्या क्या असर पड़ रहा है दूसरे देशों पर। भारत और अमेरिका की यहाँ पे बात है कि अमेरिका चाहता है कि जो सैंक्शंस हमने लगाए हैं रशिया पर, उसमें भारत भी ज्वाइन करे। भारत दूसरी तरफ, चूंकि बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है भारत का रशिया, इसके चलते भारत रशिया को सपोर्ट कर रहा है, रशिया के विरोध में खुलकर सामने नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ यहाँ पे कॉमन चीज़ें भी हैं कि जैसे रशिया के अंदर जो नरसंहार हो रहा है, जो सिविलियंस के विरुद्ध, जो मतलब यहाँ पे कहें कि भाई सिविलियंस मारे जा रहे हैं, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, उसके खिलाफ भारत भी खड़ा है, अमेरिका भी खड़ा है। ये सब चर्चाएं हम इस एडिटोरियल में करेंगे। तो एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं थोड़ा सा कि आपको टेलीग्राम चैनल पर इसका
PDF मिल जाएगा। जो हम पढ़ रहे हैं फिलहाल उसका PDF विद वोकैबुलरी एक ही पेज में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। मैंने सुबह ही अपलोड कर दिया उसको, वो देखिए जाकर। टेलीग्राम चैनल पर 10 से 15-20 क्वेश्चंस डेली मिल रहे हैं आपको, वो अटेम्प्ट करें हमेशा, क्योंकि वो आपके हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ लिए जाएँ। इसके अतिरिक्त कोई भी एडिटोरियल जो भी मतलब इस सेशन के अलावा जो कुछ पढ़ा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कल एक सेशन मैंने अपलोड किया था, एक स्टूडेंट हैं जिनका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो रखा है, वो एग्ज़ाम देने के लिए आए थे, मैंने उनका रिव्यू लिया था कि कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं SSC में, या फिर क्या अब आगे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एस्पिरेंट के लिए, तो वो सब मैंने अपलोड किया हुआ है। आगे भी ऐसे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे, तो वो सब आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। इसके अलावा एक काम और करना है आपको अच्छा, कनेक्ट कैसे होंगे टेलीग्राम चैनल पर, उसके लिए सीधा आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लें आशीष क्लासेस। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके थ्रू जुड़ सकते हैं। एक आशीष क्लासेस एप्लीकेशन है, उस पर आप जुड़े, वहाँ पर आपको डिफरेंट प्रकार के पेड कोर्सेज मिलेंगे। एक बार विजिट करें, वहाँ पर डेमो वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप निर्णय ले पाएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड US प्रेसिडेंट जो बाइडेन। एक तो काम की बात यही है कि प्राइम मिनिस्टर से पहले द लगता है, लेकिन अगर नाम दे रखा हो, जो व्यक्ति उस पोस्ट को अज्यूम करता है उसका नाम है, तो फिर द का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और US के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैव हेल्ड, इन्होंने, अब चूंकि 2 हो गए तो हैव आ गया, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ गई, ये होल्ड, जो होल्ड की थर्ड फॉर्म है होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक मीटिंग, एक वर्चुअल का मतलब हो गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, समिट मतलब शिखर होता है, मीटिंग मतलब बताइए आपको, एक शिखर वार्ता की है। बिफोर किकिंग ऑफ, बिफोर प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद में ING लगता है, तो किक ऑफ का मतलब बिगिन या स्टार्ट हमने देखा था। तो शुरू करने से पहले क्या चीज़, भारत और US के बीच में 2+2 मीटिंग्स जो होने वाले, 2+2 का मतलब भारत की तरफ से 2 रिप्रेजेंटेटिव होंगे, US की तरफ से 2 रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उसी मंत्रालय के उसी पद पर। जैसे मान लीजिए भारत के विदेश मंत्री हैं तो उधर से विदेश मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री उधर से रक्षा मंत्री आएंगे, तो ये होता है 2+2। ठीक है। डिस्कशंस, चर्चाएं, कवरिंग, किसको कवर करते हुए, फॉरेन एंड डिफेंस पॉलिसीज, विदेश और रक्षा नीतियों को रेस्पेक्टिवली, क्रमशः इन द बायलैटरल स्पेस। तो यहाँ पे फॉरेन और डिफेंस मतलब ये मीटिंग जो है ना, इसके अंदर देखो फॉरेन मिनिस्टर शामिल है और डिफेंस मिनिस्टर शामिल हैं। इन द बायलैटरल स्पेस, बायलैटरल द्विपक्षीय होता है, द्विपक्षीय स्पेस में मतलब भारत और रशिया के बीच की बात है। ठीक है, तो बहुत आसान सी बात है कि ये 2 सब्जेक्ट हो गए। सब्जेक्ट चूंकि एंड से जुड़े हुए हैं, 2 हैं अलग अलग, इसका मतलब प्लूरल वर्ब आएगी, तो हैव हेल्ड इनकी वर्ब है। ये दोनों व्यक्ति जो है इन्होंने क्या किया, एक वर्चुअल समिट रखी, किससे पहले, इंडिया और US के बीच में 2+2 मीटिंग्स से पहले। डिस्कशंस, अब यहाँ पे डिस्कशंस हुए, डिस्कशंस यहाँ पे किसको लेकर है, फॉरेन और डिफेंस पॉलिसीज को लेकर है, क्रमशः किसमें, बायलैटरल स्पेस, दोनों देशों के बीच की बात है और कोई देश यहाँ पे शामिल नहीं है। ठीक है भाई, तो ये सब्जेक्ट हुआ, इसकी वर्ब ये वाली है, बाकी सब्जेक्ट है नहीं। किक ऑफ का मतलब आपको देख लेना है, बायलैटरल का मतलब द्विपक्षीय होता है, यही यूनिलैटरल होता है तो इसका मतलब एक पक्षीय होता है, और यही अगर मल्टीलैटरल होता है तो इसका मतलब बहुपक्षीय होता है। आगे चलें, देखिए, ऑन द वन हैंड, एक तरफ, ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड, ये एक तरफ दूसरी तरफ ऐसे यूज करते हैं। तो एक तरफ दीज हाई लेवल डिस्कशंस, ये जो उच्च स्तरीय चर्चाएं हैं, रिप्रेजेंट, डिस्कशंस की वर्ब रिप्रेजेंट है, ये रिप्रेजेंट करती है कंटिन्यूटी कि यहाँ पे नियमितता है, किसमें, अपवार्ड, अपवार्ड का मतलब ऊपर की ओर, यही डाउनवर्ड होता तो नीचे की ओर, टुवार्ड होता तो किसी की ओर। ट्राजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ या कोर्स, रास्ते को बोलते हैं, रूट को बोलते हैं। ऑफ इंडिया US कॉपरेशन, तो अपवार्ड ट्राजेक्ट्री है, ऊपर की ओर चल रहा है रिश्ता, किस किस का, भारत और US के सहयोग का। एक्रॉस मतलब होता है इन सब चीजों को कवर करते हुए। ठीक है, एक्रॉस और डीप स्पेक्ट्रम, डीप का मतलब गहरा, स्पेक्ट्रम का मतलब रेंज, स्कोप, एम्बिट, दायरे को बोला था। और बायलैटरल द्विपक्षीय कोऑपरेटिव सहयोग के आधार पर एंगेजमेंट का मतलब होता है अरेंजमेंट, एंगेजमेंट का मतलब संलिप्तता, किसी में शामिल होने का प्रोसेस। तो एक तरफ तो क्या है कि ये जो हाई लेवल डिस्कशंस हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि भी लगातार दोनों देशों के रिश्ते जो हैं ऊपर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, एक डीप स्पेक्ट्रम मतलब पूरा एक गहरा, एक कह सकते हो दायरा है, पूरी एक रेंज है बायलैटरल कोऑपरेटिव एंगेजमेंट की, मतलब द्विपक्षीय यहाँ पे सहयोग, कोऑपरेटिव सहयोग के आधार पर, एंगेजमेंट मतलब संलिप्तता, अरेंजमेंट मतलब पूरा का पूरा एक कोऑपरेटिव एंगेजमेंट जो है काफ़ी विस्तृत है।
येट ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखें, अब इसने हैंड नहीं लगाया आगे क्योंकि अंडरस्टूड है ना। दूसरी तरफ देखें, यट आता है, इसका मतलब फिर भी होता है ना, ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को डिनोट करने के लिए आता है। फिर भी दूसरी तरफ अगर देखें, दे अंडरस्कोर, दे की वर्ब अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर का बताया था एम्फेसाइज होता है, अंडरस्कोर का मतलब क्या बताया था, अंडरलाइन होता है, स्ट्रेस डालना होता है, जोड़ देना होता है। फिर भी ये यहाँ पे जोड़ देते हैं किस बात पर, ये क्या, दे यहाँ पे डिस्कशंस के लिए आ रहा है। द इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज री एंगेजिंग इन कंसल्टेशंस, तो कह रहा है कि ये इस बात पर जोर देते हैं कि यहाँ पे इंपॉर्टेंस किस चीज़ की है, विश्व के सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्र, अमेरिका भी लोकतांत्रिक देश है, भारत भी लोकतांत्रिक देश है, ये डेमोक्रेसीज री एंगेजिंग, फिर से एंगेज हो रही हैं किसमें, कंसल्टेशंस में, चर्चाओं में। कौन से टाइम पर, एट ए टाइम व्हेन आ रहा है इस टाइम के लिए, उस समय पर जब द वॉर इन यूक्रेन, यूक्रेन में जो लड़ाई है, हैज कास्ट ए क्लाउड ऑफ अनसर्टेनिटी, इस लड़ाई ने, यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, उसने अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता के बादल यहाँ पे ला दिए हैं, कहने का मतलब अनिश्चितता का दौर ला दिया है अक्रॉस द वर्ल्ड स्टेज, पूरे वैश्विक मंच पर। अक्रॉस मतलब कंप्लीट, मान लो पूरा कंप्लीट रेंज को बोल सकते हो आप। तो एक तरफ तो ये सब बताया, दूसरी तरफ बताया ये तो दे की वर्ब अंडरस्कोर है, द वॉर की वर्ब है वो हैज कास्ट है। कास्ट की तीनों फॉर्म सेम होती है, याद रखिएगा, कास्ट कास्ट कास्ट, ठीक है। तो दूसरी तरफ ये अंडरस्कोर करते हैं, चर्चाएं जो हो रही है ये इस बात का महत्व समझाती हैं कि विश्व के सबसे पुराने और सबसे जो बड़े लोकतंत्र हैं वो फिर से एंगेज हो रहे हैं चर्चाओं में, एक ऐसे समय पर जब यूक्रेन के अंदर लड़ाई जो है उसने अनसर्टेनिटी का दौर ला दिया है पूरे वैश्विक मंच पर। आ गया समझ में? आगे देखिए, ऑल्दो देयर आर मार्क्ड डिफरेंसेस, मार्क्ड है वो एडजेक्टिव है, डिफरेंसेस है वो नाउन है, डिफरेंसेस की वर्ब आर है, ठीक है। यद्यपि, ऑल्दो जो है वो यद्यपि के लिए आता है, ऑल्दो या दो होता है तो आप कोमा, यट ये सब लगा सकते हैं कंजंक्शन के रूप में, ठीक है। तो यद्यपि कुछ मार्क्ड डिफरेंसेस है। अच्छा, ऑल्दो कंजंक्शन है इसलिए ये मान के चलिए कि देयर से स्टार्ट है, और देयर से स्टार्ट होने पर पता होगा कि इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन जब भी मैं कहूँ इसका मतलब वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आती है, तो आप देख रहे हैं कि आर है वो डिफरेंसेस के पहले है। तो यद्यपि कुछ क्लियर से मतभेद हैं, डिफरेंसेस हैं, अंतर हैं किसके बीच में, देयर स्ट्रेटेजिक पोजीशंस, भारत और यूएस के लिए दे रखा है, देयर हो गया, दो देश हो गए, इनकी स्ट्रेटेजिक मतलब रणनीतिक पोजीशन मतलब स्थितियों को लेकर, सिंस रशियाज इन्वेजन, कब से, जब से रशिया ने अटैक किया है। एक बच्चे ने कल क्वेश्चन किया था कि इन्वेजन के बाद में ऑन लगेगा कि ऑफ लगेगा, ऑफ ही लगेगा। आप देख रहे हैं लगातार, हम कम से कम 10-12 दिनों से ये पढ़ रहे हैं कि लगातार OF का प्रयोग देखने को मिलता है इन्वेजन के साथ में, ऑन नहीं लगेगा, ऑफ लगेगा। अगर अटैक हो और नाउन के रूप में हो तो ऑन लगेगा, ध्यान रखिए, हालांकि दोनों सिनोनिम्स आपस में। तो यद्यपि मार्क्ड डिफरेंसेस है दोनों देशों के स्ट्रेटेजिक पोजीशंस में, कब से, जब से रशिया ने अटैक किया है। अमेरिका कुछ और कह रहा है, अमेरिका लगातार रशिया का विरोध कर रहा है, भारत विरोध नहीं कर रहा, ऐसे करके दोनों के स्ट्रेटेजिक पोजीशन अलग अलग है। अब ये हो गया एक क्लोज, एक उपवाक्य, दूसरा उपवाक्य यहां से स्टार्ट, तो कोमा का प्रयोग किया है, आप इस कोमा की जगह यट भी लगा सकते हो। फिर भी द समिट मीटिंग, ये जो शिखर वार्ता हुई है, सर्व्ड एज एन अपॉर्चुनिटी, इसने काम किया है, सर्व का मतलब ऐसा, इस रूप में काम किया है। किस रूप में काम किया है? एक अवसर के रूप में। अपॉर्चुनिटी में ये वाउल साउंड है इसलिए एन का प्रयोग है। टू इम्फेसाइज, इम्फेसाइज जोड़ देना होता है। कई बार आपको ये स्पेलिंग में एस की जगह जेड मिलेगा, दोनों ही सही हैं, कोई खास बात नहीं है, दोनों एक ही वर्ड के अलग अलग वेरिएंट्स हैं। तो कह रहा है कि ये जो शिखर वार्ता हुई है इसने एक अवसर के रूप में काम किया, किसके लिए? उन क्षेत्रों पर जोड़ देने के लिए, वेयर दे शेयर्ड अ सिमिलर व्यू, उन क्षेत्रों पर जहां उन्होंने एक जैसे व्यू को शेयर किया। दे यहां पे किसके लिए आ रहा है? दे यहां पे आ रहा है किस चीज के लिए? एरियाज के लिए, मतलब वो मतलब ये जो भारत और यूएस के लिए इन्होंने सिमिलर व्यू यहाँ पे, मतलब इन दोनों का कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पर दोनों के व्यूज समान दिखाई दिए। डिफरेंसेस तो हैं लेकिन समानता भी है। वो समानता कहाँ है? मोस्ट नोटेबली, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, नोटेबली मतलब नोट करने योग्य मान लीजिए, इन देयर कंडेमेशन, कंडेमेशन का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसिज्म, आलोचना।
इन्होंने आलोचना करी और वायलेंस, हिंसा की। हिंसा किसके खिलाफ? सिविलियंस इन यूक्रेनियन सिटीज, यूक्रेन के शहरों में नागरिकों के खिलाफ जो हिंसा हुई है उसको ये क्रिटिसाइज करते भी नजर आ रहे हैं। तो यहां पे इसमें समानता भी है। मार्क्ड डिफरेंसेस की वर्ब आर है, समिट मीटिंग की वर्ब सर्व्ड है, दे की वर्ब शेयर्ड है। ठीक है, बाकी कोई डिफरेंट वर्ड यहां पे था नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। हाउएवर, हालांकि, देयर वॉज अ लार्ज पॉलिसी एजेंडा। अब देयर से स्टार्ट है, फिर से हाउएवर है वो यहाँ पे एडवर्ब के रूप में आ रहा है। ठीक है, एडवर्ब भी होता है, कंजंक्शन भी होता है। ये अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये विरोधाभासी एक शब्द है। ये भी जो पहले बातें करते हैं उसके विपरीत बात करोगे तब यूज किया जाता है। तो हालांकि एक लार्ज पॉलिसी एजेंडा है था, मतलब एक बहुत बड़ा पॉलिसी एजेंडा था। एजेंडा क्या होता है? जब कोई मीटिंग हमने की और मीटिंग के लिए हमने कुछ पॉइंट डिसाइड किए कि हाँ भी हम इस मीटिंग में इन पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे, तो वो आपका एजेंडा कहलाएगा। अच्छा, मॉडर्न इंग्लिश में एजेंडा सिंगुलर के रूप में भी यूज होता है, प्लूरल के रूप में यूज होता है। तो आप देख रहे हैं कि एजेंडा की वर्ब है वो वाज लगा रखी है। वैसे आप देखेंगे तो एजेंडा का सिंगुलर मिलेगा आपको एजेंडम। एजेंडम होता है सिंगुलर, एजेंडा होता है प्लूरल। लेकिन आजकल के इंग्लिश में एजेंडा ही सिंगुलर है, एजेंडा ही प्लूरल है, तो कोई खास बात नहीं है। तो कह रहा है एक यहाँ पे बहुत बड़ा पॉलिसी एजेंडा सामने आया। टू कैचअप ऑन, कैचअप ऑन का मतलब जो काम आपने पहले नहीं किए अब वो काम आप निपटा रहे हो, पहले आपने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया अब वो काम आप कर रहे हो। तो इसको लेकर फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब आफ्टर, मतलब इसके बाद में। किसके बाद में? इंटरवीनिंग का मतलब होता है इंटरफेयरिंग, इंटरफेयर करने को बोलते हैं इंटरवीन, हस्तक्षेप करना। विसिट्यूड्स का मतलब मैंने बताया कि उतार चढ़ाव को बोलते हैं, चेंजेस को बोलते हैं, अनएक्सपेक्टेड डिफिकल्टीज को बोलते हैं। ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक, तो इसमें देखिए हालांकि एक बहुत बड़ा पॉलिसी एजेंडा था जिस पर बात होनी थी, जो काम इन्होंने पहले नहीं किया भारत और यूएस ने। किसके बाद? क्योंकि यहाँ पे देखिए कोविड-19 पेंडेमिक आई, उसके चलते काफ़ी उतार चढ़ाव आए, काफ़ी बदलाव आए। इंक्लूडिंग इसमें शामिल है, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन होता है। अगर इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है तो मान के चलिए कि एक्सक्लूडिंग भी प्रेपोजिशन है। इंक्लूडिंग ग्लोबल चैलेंजेस रिलेटिंग टू पब्लिक हेल्थ, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन। तो क्या कह रहा है? इसमें शामिल है वैश्विक चुनौतियां, किससे संबंधित? रिलेट में टू लगता है। पब्लिक हेल्थ, लोक स्वास्थ्य को लेकर, स्पेस और टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन को लेकर, स्पेस टेक्नोलॉजी सहयोग को लेकर। टेरिटोरियल, क्षेत्रीय को बोलते हैं। मैरीटाइम, समुद्रीय को बोलते हैं, समुद्र से संबंधित। रिलेटेड टू सी लिख सकते हैं मैरीटाइम को। मैरीटाइम का मतलब है रिलेटेड टू सी, रिलेटेड में टू लगता है, ध्यान रखिएगा। साइबर सिक्योरिटी को लेकर एंड द क्लाइमेट क्राइसिस, और क्लाइमेट क्राइसिस को लेकर, जलवायु संकट, क्लाइमेट क्राइसिस। ठीक है, क्राइसिस का प्लूरल बनता है वो क्राइसिस बनता है, याद रखिएगा। आई के जगह पे ई लगा देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, तो कह रहे हालांकि एक लार्ज पॉलिसी एजेंडा था जिस पर काम होना था, जिसके अंदर शामिल है क्या चीज़, मतलब किसके बाद? जब ये कोविड-19 पेंडेमिक आई उसके बाद काफ़ी सारे चेंजेस आए, उसके बाद ऐसी बात कर रहा है जिसमें शामिल है ग्लोबल चैलेंजेस। अभी कौन कौन से एजेंडा हैं? ग्लोबल चैलेंजेस की बात है जिसमें शामिल है पब्लिक हेल्थ, स्पेस टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन, टेरिटोरियल, मैरीटाइम और साइबर सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट क्राइसिस, ये सब शामिल है। बियॉन्ड दीज स्पेसिफिक सेक्टर्स, इन स्पेसिफिक सेक्टर्स के परे अगर जाकर देखते हैं, बियॉन्ड का मतलब इसके परे, तो कुछ ये स्पेसिफिक सेक्टर, दीज देखिए यहाँ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये चार चीज याद रखिए। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। हाउ टू आइडेंटिफाई दीज एज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो हमें ये देखना होता है कि इफ देयर इज नाउन आफ्टर देम देन दे वुड बी कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। लाइक यहाँ पे दीज के बाद में सेक्टर्स है इसलिए ये एडजेक्टिव हैं। अगर यहाँ पे नाउन नहीं है तो इसका मतलब ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह डील किए जाएंगे। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव हुआ क्योंकि सेक्टर्स दे रखा है, सेक्टर्स नाउन है, स्पेसिफिक एडजेक्टिव्स है, दिस डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, बियॉन्ड यहाँ प्रेपोजिशन है। तो इन विशेष सेक्टर्स के अलावा या उसके परे कौन से सेक्टर, जो बात करिए साइबर सिक्योरिटी की, मैरीटाइम की, टेरिटोरियल की, क्लाइमेट क्राइसिस की, इसकी बात करिए, उनकी बात कर रहा है। तो इनके परे अगर जाकर देखें, वेयर इंडिया यूएस कॉर्पोरेशन हैज ए पोटेंशियल, जहां भारत और यूएस का जो कॉर्पोरेशन है, सहयोग है, उसमें एक संभावना, एक पोटेंशियल है टू इंप्रूव द लाइव्स ऑफ मिलियंस। तो ये दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं? मिलियन लोगों की, लाखों करोड़ों लोगों के जिंदगियों को संवार सकते हैं, सुधार सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। वन ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटीज, जो सबसे उच्च प्राथमिकताएं हैं उनमें से एक वॉज, वन की वह वॉज है, टू इंश्योर, वो ये था कि सुनिश्चित किया जाए दैट देयर इज नो फर्दर इरोजन, कि आगे चलकर कोई भी इरोजन ना हो, कोई भी वीकेनिंग ना हो। इरोजन जो है ये इरोड होने का प्रोसेस है, इरोड से बनता है इरोजन, इरोड वर्ब है, इरोजन नाउन है। ठीक है, तो ये होता है वीकन करने का प्रोसेस, डिबिलिटेट का प्रोसेस, कमजोर होने की प्रक्रिया।
फर्दर का मतलब होता है आगे, और फर्दर वर्सेज फार्दर है, ये हमेशा याद रखें आप, ठीक है। ये वर्ड देखते ही आपके दिमाग में तुरंत एक स्ट्राइक होना चाहिए, एक और वर्ड, वो है फार्दर। फार्दर होता है ये दूरी के लिए आता है, फर्दर होता है वो आगे के लिए, नेक्स्ट के लिए आता है, ये दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। नो है वो डिटरमिनर है, याद रखना। इंश्योर है वो सुनिश्चित करने को बोलते हैं। एक अश्योर होता है ASSURE, वो आश्वस्त करना होता है, और एक होता है INSURE, वो बीमा करना होता है, इंश्योरेंस बनता है उससे। तो कह रहा है कि वन ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटीज, तो इन सब के परे कह रहा है कि भाई एक सबसे जो उच्च प्राथमिकताएं हैं उनमें से एक ये थी कि ये सुनिश्चित किया जाए कि आगे कमजोर ना हो। क्या? द रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, कानून नियम आधारित जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है वो एज इट अप्लाइज टू द इंडो पैसिफिक। कारण क्या है? क्योंकि ये अप्लाई होता है, ये लागू होता है इंडो पैसिफिक पर। ये बड़ा एक चीज़ है इंडो पैसिफिक, क्योंकि अमेरिका इस क्षेत्र में भारत का सहयोग चाहता है, क्योंकि अमेरिका काउंटर करना चाहता है चाइना को रोकना चाहता है इस क्षेत्र में, ठीक है। तो इंडिया यूएस कॉपरेशन है, उसकी वर्ब हैज है, वन है इसकी वर्ब वॉज है। वन ऑफ द वाले केस में प्लूरल नाउन लगती है, तो यहाँ पे प्रायोरिटीज प्लूरल नाउन है, जो कि और इससे पहले हाईएस्ट है वो एडजेक्टिव है, और डिग्री सुपरलेटिव है। वन ऑफ द वाले केस में नाउन प्लूरल आएगी, वर्ब सिंगुलर आएगी, डिग्री लगानी हो तो सुपरलेटिव लगानी है, ये भी ध्यान रखना। नो फर्दर इरोजन नाउन है, इसकी वर्ब है इज, क्योंकि देयर से स्टार्ट हुआ है, दैट यहाँ पे कंजंक्शन था, देयर से स्टार्ट हो गया तो इन्वर्जन लग गया, इससे पहले लगेगा। इट की वर्ब अप्लाइज है, अप्लाइज के साथ में टू लगाते हैं, ये सब बातें ध्यान रखनी है। यट वेदर इन रिलेशन टू द इंडो पैसिफिक और बायलैटरल डिफेंस एंड एनर्जी कॉपरेशन, यट फिर भी, ठीक है, कंजंक्शन है। वेदर इन रिलेशन टू, चाहे इस संबंध में, इंडो पैसिफिक संबंध में हो, या फिर वेदर के साथ में और लगता है तो ये वेदर रहा, ये और रहा, या फिर चाहे हम बायलैटरल डिफेंस एंड एनर्जी कॉपरेशन की बात करें, बायलैटरल द्विपक्षीय, डिफेंस रक्षा, एनर्जी कॉपरेशन ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग की बात करें। मिस्टर मोदी एंड मिस्टर बाइडेन मस्ट हैव फाउंड इट हार्ड, तो मिस्टर मोदी और मिस्टर बाइडेन जो है उनको निश्चित रूप से इन्होंने इस चीज़ को मुश्किल ही पाया होगा। मस्ट हैव फाउंड, मॉडल के साथ में हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाने का मतलब है कि आप उसको पास्ट में लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो इनको ये मुश्किल ही लगा होगा, चूंकि मस्ट है तो ये जरूर से जरूर ऐसा हुआ होगा, ठीक है, ऑब्लिगेशन है। इफ नॉट इम्पॉसिबल, मान लो कि इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन मुश्किल ही लगा होगा, क्या चीज़, कि ये रशिया वाला जो सब्जेक्ट है उसको ड्रॉप कर दें, उसको अवॉइड कर दें, कि बातचीत तो रशिया को लेकर भी हुई होगी, ठीक है। तो कह रहा है कि चाहे इंडो पैसिफिक की बात हो या फिर द्विपक्षीय डिफेंस या एनर्जी कॉपरेशन की बात हो, ठीक है, बातचीत इस क्षेत्र में भी हुई होगी, लेकिन लेखक कह रहा है कि साहब ऐसा तो है नहीं कि दोनों मिले हो, रशिया की बात नहीं की हो, इनको बड़ा मुश्किल लगा होगा। ये हालांकि असंभव तो नहीं था, बात तो होनी थी इस मुद्दे पर, लेकिन ये तो मुश्किल, मतलब ये अवॉइड तो नहीं कर पाए होंगे निश्चित रूप से मुद्दे को। मॉस्को रिमेंस, मॉस्को रशिया की राजधानी है, तो रशिया की बात कर रहे हैं। रशिया जो है बना हुआ है, न्यू दिल्ली मतलब भारत का लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ डिफेंस इंपोर्ट्स, मतलब सबसे बड़ा सप्लायर है डिफेंस इंपोर्ट। हम लोग जो रक्षा उपकरणों का आयात करते हैं तो सबसे बड़ा सप्लायर हमारे लिए रशिया है। एंड द यूनिलैटरल सैंक्शंस, सैंक्शंस का मतलब बैन होता है, एम्बार्गो होता है, प्रतिबंध को बोलते हैं। यूनिलैटरल एक पक्षीय होता है, और एक पक्षीय मतलब अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाए हैं, इम्पोज्ड थोपने को बोलते हैं, लगाने को बोलते हैं, क्लैंप डाउन कहा जा सकता है, फोइस्ट कहा जा सकता है, क्लैंप डाउन, ये हो गया थोपना। और जो प्रतिबंध थोपे गए हैं बाय द यूएस के द्वारा फॉर ट्रेड विद रशियन एंटिटीज, है ना, फॉर ट्रेड किसके लिए? व्यापार के लिए। व्यापार किसके साथ? रशिया की किसी कंपनी के साथ व्यापार आप कर रहे हो, रशिया किसी संस्था के साथ, एंटिटी मतलब संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, ये सब है। तो रशिया के किसी भी संगठन के साथ आप व्यापार कर रहे हो तो प्रतिबंध लगेगा, जो प्रतिबंध थोपे गए हैं अमेरिका के द्वारा। कुड इम्पैक्ट इंडियाज प्रोक्योरमेंट प्लान्स, तो ये चीज़ें इम्पैक्ट प्रभाव डाल सकती है भारत की खरीदारी की जो योजना है उस पर भी। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, ये एक नेगेटिव वर्ड है, अनलेस के साथ में हमें कभी भी नोट नहीं लगाना है, ठीक है। यदि हम देयर इज एन अनएम्बिगुअस वेवर, अनएम्बिगुअस का मतलब एकदम क्लियर, एकदम स्पष्ट, वेवर का मतलब बताया था छूट, रिलिंक्विशमेंट कह सकते हो, ठीक है। ग्रांटेड मतलब स्वीकार करना, फॉर द सेम इसी के लिए। यदि कोई विशेष छूट या एकदम स्पष्ट छूट ना प्रदान की जाए इस चीज़ के लिए तो भारत की खरीदारी की जो योजना है वो भी यहाँ प्रभावित हो सकती है, ठीक है। तो मॉस्को जो है बना हुआ है रशिया इंडिया के लिए सबसे बड़ा सप्लायर डिफेंस इंपोर्ट्स का, मॉस्को की वर्ब है वो रिमेंस है। और जो एक पक्षीय सैंक्शंस इंपोज किए गए हैं यूएस के द्वारा, किस लिए? कि रशियन एंटिटी के साथ अगर व्यापार कर रहे हो तो सैंक्शंस लगेंगे, ये सैंक्शंस की वर्ब है कुड इम्पैक्ट है।
कुड यहाँ पॉसिबिलिटी बता रहा है प्रेजेंट की, तो ये प्रभावित कर सकता है किस चीज को, भारत के प्रोक्योरमेंट प्लान्स को। कब कर सकता है, यदि यहाँ पे अनएम्बिग्युअस वेवर ना मिले, तो वेवर जो है उसकी वर्ब है इज, क्योंकि अनलेस तो कंजंक्शन के रूप में है तो देयर से स्टार्ट है, इन्वर्जन लग गया, एंड डिटर्मिनर है, अनएम्बिग्युअस एडजेक्टिव है, जिन वर्ड्स के एंड में OUS होता है वो जनरली एडजेक्टिव्स होते हैं, ग्रांटेड फॉर द सेम, वो वेवर जो कि एक इसी चीज़ के लिए प्रदान किया जाए, मतलब सेम, मतलब इन चीज़ों के लिए। अगर भारत भी खरीद रहा है रशिया से कुछ, तो वहाँ पे भारत पर प्रतिबंध नहीं लगेगा। ऐसा नहीं होगा अगर, तो फिर ये प्रभावित होगी प्रोक्योरमेंट प्लान्स भारत के। नोवेयर डज, नोवेयर से स्टार्ट है, ये नेगेटिव एक चीज़ है, नेगेटिव एडवर्ब है, इसके लिए आपको इन्वर्जन लगाना है, तो दिस की वर्ब डज है, ठीक है, इसमें वर्ब कर्ता से पहले। नोवेयर डज दिस अप्लाई मोर प्रोमिनेंटली, प्रोमिनेंटली का मतलब है नोटेबली या फिर मैनली, मुख्यतया, तो और कहीं पर भी ये इतना प्रोमिनेंट तरीके से अप्लाई नहीं होता देन। अब देन आ रहा है क्योंकि मोर आ रहा है, किसकी तुलना में, देन इन द केस ऑफ इंडियाज $5.5 बिलियन परचेज ऑफ द S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम फ्रॉम रशिया। इस केस में कि भारत जो है S-400 एंटी मिसाइल का सिस्टम जो है उसको परचेज कर रहा है इतने रुपए का, तो इसके अंदर ये लागू होगा। इससे ज़्यादा मतलब बेहतर आप एग्जाम्पल ले ही नहीं सकते। ए मूव, ये एक ऐसा कदम है दैट फॉल्स अंडर द US काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, इसको शॉर्ट में कहा है काटसा, जो इसके अंतर्गत आता है, ठीक है, प्रतिबंध लगा रखा है अमेरिका ने। दैट यहाँ पे आ रहा है इस मूव के लिए, इसकी वर्ब है वो फॉल्स है। किसके तहत आता है, उसके लिए अंडर का प्रयोग करते हैं प्रेपरेशन के रूप में। नोवेयर से स्टार्ट है इसलिए इन्वर्जन है। याद रखिएगा कुछ नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं जैसे कि नेवर मान लीजिए, ठीक है, या फिर नो सूनर है, या फिर नॉट ओनली है, या फिर हार्डली है, या स्केयर्सली है, या अंडर नो सर्कमस्टेंसेज है, ठीक है, या नोवेयर से कर दिया। सच भी होता है, सो भी होता है। इनसे अगर स्टार्ट होता है सेंटेंस तो इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन लगता है मतलब क्रिया है वो कर्ता से पहले आती है, क्रिया पहले आएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा। समझ में आ गया होगा। तो और कहीं ज़्यादा प्रोमिनेंटली अप्लाई नहीं होगा इसकी तुलना में कि आप ये वाले डील है ना, इस पर ये अप्लाई होगा, ठीक है। ये एक ऐसा कदम है जो कि इसके अंतर्गत आता है, काटसा के तहत आता है। ऑल्सो साथ ही द मोदी गवर्नमेंट अपीयर्ड प्रिकली, प्रिकली का मतलब नॉट फ्रेंडली, अनफ्रेंडली। प्रिकली एक एडजेक्टिव है यहां पे, अनफ्रेंडली, अनॉयड मान लो। तो कह रहा है कि साथ ही मोदी गवर्नमेंट, ऐसा लगा कि मोदी गवर्नमेंट यहां पे अनफ्रेंडली प्रतीत हुई रिगार्डिंग इट्स ऑयल इंपोर्ट्स। किसके संबंध में, रिगार्डिंग मतलब कंसर्निंग, इस संबंध में। रिगार्डिंग का मतलब होता है कंसर्निंग, किस संबंध में, जो ऑयल इंपोर्ट कर रहा है भारत रशिया से, उसमें भी यहाँ पे US अड़चन लगा रहा है। तो उसको लेकर मोदी सरकार ऐसा लगा कि अनफ्रेंडली सी प्रतीत हुई, चिड़ी हुई सी लगी, गुस्सा सा आ गया। विद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ये बात कैसे सामने आई कि जो विदेश मंत्री है हमारे S जयशंकर, इन्होंने क्या किया, इम्प्लाई किया। इम्प्लाई का मतलब होता है सजेस्ट करना, संकेत देना। चूंकि विद लग रहा है तो ING लग गया प्रेपरेशन के साथ। तो इन्होंने एक संकेत दिया एट ए पोस्ट मीटिंग प्रेस इवेंट। पोस्ट का मतलब बाद में होता है। तो प्रेस इवेंट हुआ, जो प्रेस वाले लेकर आते हैं माइक वाइक की, पूछते हैं कि भाई क्या आपके बातचीत रही। तो उसके बाद मतलब जो मीटिंग हुई उसके बाद जो प्रेस मीटिंग यहाँ पे हुई है, उसमें इन्होंने संकेत किया कि वाशिंगटन अटेंशन, वाशिंगटन अमेरिका की राजधानी, तो अमेरिका की बात है, अटेंशन इन दिस रिगार्ड की वाशिंगटन का ध्यान जो है इस संबंध में होना चाहिए। और टू फोकस, किस पर होना चाहिए, फोकस में ऑन लगेगा, यूरोपियन इंपोर्ट्स ऑफ रशियन एनर्जी फर्स्ट। कि पहले आप वो देखो कि यूरोप का जो देश है वो यहाँ पे रशिया की एनर्जी को आयात कर रहे हैं, ठीक है, उस पर ध्यान पहले दो। विच ड्वाफ्ड इंडियाज, और इस चीज ने भारत को क्या कर दिया है, बोना साबित कर दिया है। ड्वाफ का मतलब किसी को ये महसूस करवाना कि आप छोटे हो। तो ये आप जो चीज कर रहे हो ना, ये भारत को छोटा महसूस करवा रहा है, ये इन्होंने कहा, संकेत दिया। मोदी गवर्नमेंट की वर्ब है वो अपीयर्ड है, प्रिकली एक एडजेक्टिव है, अनफ्रेंडली मतलब होता है, इंप्लाई का सजेस्ट होता है, संकेत करना। अटेंशन की वर्ब है वो ought टू फोकस है, फोकस में ऑन लगेगा। विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है जो आ रहा है पूरे इस क्लोज के लिए, कि जो बातचीत हुई है इनकी, इन्होंने संकेत किया है, इस चीज ने भारत को क्या कर दिया, बोना साबित कर दिया। A human rights violation and apparent war crimes. Apparent का मतलब स्पष्ट, obvious या glaring या clear, ये सब होता है।
तो मानवाधिकारों का उल्लंघन और स्पष्ट रूप से जो युद्ध के जो अपराध हो रहे हैं, माउंट का मतलब होता है बढ़ना। इन यूक्रेन वॉर, यूक्रेन की लड़ाई में ये लगातार मानवाधिकारों का उल्लंघन यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वॉर क्राइम्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया विच सीक्स रिकॉग्निशन, भारत के लिए विच दे दिया। भारत जो चाहता है, सीक मतलब चाहना, कोशिश करना, तलाशना, डिमांड करना, भारत जो कोशिश कर रहा है, रिकॉग्निशन एज ए प्रिंसिपल्ड वॉइस। प्रिंसिपल्ड का मतलब हो गया मुख्य, वॉइस का मतलब आवाज। भारत चाहता है कि भारत की पहचान बने एक मुख्य आवाज के रूप में, एंड रेस्पॉन्सिबल पावर, और एक जिम्मेदार ताकत के रूप में ऑन द ग्लोबल स्टेज, वैश्विक मंच पर भारत एक मुख्य आवाज बनना चाहता है, एक जिम्मेदार पावर बनना चाहता है। मे हैव टू, अब फिर से इंडिया के लिए ये दे रखा है। तो भारत हो सकता है कि भारत को ट्रेड अ फाइन लाइन, ट्रेड अ फाइन लाइन का मतलब होता है स्ट्राइक अ बैलेंस, स्ट्राइक बैलेंस, संतुलन बना के चलना। अब देखो दोनों तरफ फंस गया भारत को यूएस से भी बनाकर चलनी है, भारत को रशिया से बनाकर भी चलनी है। तो अब रशिया के विरोध में है यूएस, अब किससे दुश्मनी मोल ले? तो यहाँ पे भारत को बड़े सोच समझकर संतुलन स्थापित करना पड़ेगा रिगार्डिंग, किसके संबंध में? रिगार्डिंग मतलब कंसर्निंग होता है, इट्स स्ट्रेटेजिक बैकिंग ऑफ रशिया। बैकिंग का मतलब सपोर्ट, जो रणनीतिक सपोर्ट ये रशिया को कर रहा है उस चीज में, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड अपेरेंट वॉर क्राइम्स, इसकी वर्ब तो है अमाउंट, चूंकि ये बढ़ रहा है, ठीक है। इसके चलते भारत के लिए विच दे दिया। तो यहाँ पे सीक्स, भारत जो चाहता है कि भारत की पहचान बने एक मुख्य आवाज़ के रूप में, जिम्मेदार पावर के रूप में ग्लोबल स्टेज पर। तो इंडिया की वर्ब में हैव टू हो सकता है कि उसको यहाँ पे संतुलन बना के रखना पड़े, किसके चलते? रशिया को जो सपोर्ट ये प्रदान कर रहा है उसको लेकर। हाउएवर, हालांकि द यूएस पोजीशन ऑन इंडिया, भारत के यूएस की जो पोजीशन है भारत को लेकर, इसके लिए इज आ गया, इज नो लेस डेलिकेट, वो भी नाजुक नहीं, ज़्यादा मतलब कम नाजुक नहीं है। यहाँ पे रशिया के साथ भी संबंध स्थापित करने हैं, यूएस को भी नाराज नहीं कर सकता। तो रशिया का जो पोजीशन है वो भी नाजुक बना हुआ है। एज इट रियलाइज, क्योंकि ये निर्भर है, रिलाई में ऑन लगता है, डिपेंड ऑन का सिनोनिम है, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, रेस्ट ऑन, बैंक ऑन। ये कल के सेशन में जाके देखिए, बताया था मैंने आपको। एज इट रिलाइज ऑन, क्योंकि ये निर्भर है किस पर? क्लोज टाइज पर, नजदीकी संबंधों पर। एंड ए स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड ऑफ बायलैटरल कोऑपरेशन, और जो एक बहुत ही मजबूत रिकॉर्ड है बायलैटरल कोऑपरेशन का, द्विपक्षीय सहयोग का, किसके साथ? भारत के साथ। टू बैलेंस चाइनाज एस्पिरेशन, किस लिए? चाइना के एस्पिरेशन को बैलेंस करने के लिए, चाइना की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसको संतुलित करने के लिए। टू बी एंड एक्ट, चाइना महत्वाकांक्षा क्या है? चाइना बनना चाहता है, चाइना काम करना चाहता है, किस रूप में? रीजनल हजमन, हजमन का मतलब होता है सुप्रीम लीडर या अथॉरिटी, कि यहाँ पे क्षेत्रीय ताकत के रूप में, क्षेत्रीय सुप्रीम लीडर के रूप में चाइना काम करना चाहता है, चाइना बनना चाहता है। तो इसको बैलेंस करना है अमेरिका को, ठीक है। तो अमेरिका निर्भर करता है मजबूत संबंधों पर, और स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड चाहिए अमेरिका को कि भारत के साथ मजबूत संबंध है, क्योंकि यहाँ पे चाइना को रोकना जरूरी है, और चाइना को रोकने के लिए भारत का सहयोग बहुत जरूरी है अमेरिका के लिए। तो ये था साहब आज के सेशन में। मिलेंगे कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।